ठीक है, स्ट्रक्चर एटम फाइनल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो बोर्ड बोर्ड बोल रहा हूँ फाइनल में आने के चांस हैं। ठीक है, तो ये है फोर्थ चैप्टर। इससे पहले थर्ड चैप्टर को मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, पहले क्या पढ़ाता हूँ मैं, फोर्थ फिर थर्ड। ठीक है, याद होगा क्यों, क्योंकि इसकी कई बातें वहां पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, और उसकी कई बातें यहाँ अप्लाई होती हैं। तो दोनों चैप्टर जब अच्छे से पढ़ रखा है जिसने, उसको अब मजा आएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर एटम समझिए, फिर एटम एंड मॉलिक्यूल समझिए, तभी मजा आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एटम चैप्टर से ही पता चल गया कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, उसको किस तरीके से ढूंढा गया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढे गए, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो यहाँ यही बताया गया कि अभी आज के टाइम पे तुम जानते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और भी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब तो और भी चीजें ढूंढ ली गई हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी कई चीजें ढूंढी जा चुकी हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ से। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो कंघी करके, मतलब आप ऐसे करके घिस के उसको किसी चीज को चिपकाते हो तो वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि इससे पता चलता है कि पक्का एटम चार्ज्ड होते हैं, तभी तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन या रिपल्जन देखने को मिलता है। तो 8 तक जो तुमने पढ़ा वो स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है, अब 10th में जब तुम लोग पढ़ोगे तो उसमें करंट आ जाएगा, मूव करने वाले चार्ज करंट कहलाते हैं। तो ये सब तो टेस्ट में नहीं पूछना है उसको। सबसे पहली चीज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। कैसे की थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इसके अंदर क्या किया उन्होंने, लो प्रेशर या हाई प्रेशर क्या रखा था, हाँ तो ये देखो लिखा हुआ तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, देखिए यहाँ पे ये लिखा। ये सब टेस्ट में नहीं आना, बस आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। जे थॉमसन ने इसको खोजा था। इन्होंने क्या किया था, हाई वोल्टेज करंट को पास कराया था वेरी लो प्रेशर, क्या बोलते हैं, गैस से। इसके अंदर गैस भरी लो प्रेशर की, उसमें से हाई वोल्टेज क्या किया, करंट पास करा। हाँ, लो प्रेशर मतलब अब उसको ज्यादा कंप्रेस नहीं किया, आराम से उसमें घुसा दिया। तो जैसे सिलेंडर आपके घर का है, वो हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस किया जाता है, तो विदाउट कंप्रेस किए कोई गैस को भर दिया है। ठीक है, फिर जब इन्होंने इसमें से करंट पास कराया तो इनको एक रे दिखी, क्या दिखी, रे। ठीक है, उस रे का नाम इन्होंने क्या रख दिया, कैथोड रे। क्यों रखा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कहा जाता है। मतलब एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कहां से कहां की तरफ गई, ये देखो, gas taken discharge tube contains atom, all the atom contain electron, when the high electric voltage applied to electric energy push out the sum of electron। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, ये टेस्ट में नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया क्यों ये रे दिख रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एटम के अंदर एक्चुअल में क्या होगा, पक्का एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब हाई वोल्टेज, ठीक है, करंट इसमें से पास किया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उसमें से बाहर निकल आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते होंगे, बाहर निकल आते होंगे। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर जाते होंगे, अट्रैक्ट कर जाते होंगे। नेगेटिव चीज किससे अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव से। तो उससे एक आपको क्या दिखती है, चमकदार रोशनी दिखती है, जिसका नाम क्या है, कैथोड रे। ठीक है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये टेस्ट में नहीं आएगा, याद रखिएगा। फिर आता है दूसरी चीज, क्या खोज हुई, हाँ कुछ कैरेक्टर्स बताए उन्होंने, ये आता है टेस्ट में, याद रखिएगा। तो क्या कैरेक्टर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या नहीं समझे, तुम सुन ही कहा रहो, बातें कर रहे हो, हाँ किसको नहीं आया, कुछ नहीं है उसमें, वैसे तो ये टेस्ट में आएगा नहीं, फिर भी अगर समझना है तो ठीक से समझा रहा। इन्होंने रखा है, ये है तुम्हारी डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज और एक क्या, नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, जानते ही हो। तो इन्होंने बताया इसके अंदर लो प्रेशर की आपने गैस भरी, तो गैस के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे।
जब इसमें से करंट आप पास कराओगे, करंट करंट, ठीक है, तो करंट जब पास कराओगे तो वो इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब इतना तो शायद नॉलेज होगी, करंट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहा जाता है। जब एक नेगेटिव चीज के पास आती है तो क्या करता है, उसको रिपल करता है। तो इसमें से क्या निकल आए होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए होंगे, बाहर निकल के आए। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे रे किस तरफ जाती हुई दिखेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब क्योंकि ये कैथोड की तरफ जा रही थी इसलिए इसका नाम कैथोड रख दिया। कैथोड की तरफ बोलो, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही, तो इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे नाम रख दिया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट में नहीं पूछना, ठीक है, वो तो बताया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन का नाम तो बाद में रखा गया, सीधा उन्होंने क्या किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक उन्होंने ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उन्होंने देखा है कि रे पास हो रही है, चमकदार रे आ रही है, इसका नाम उन्होंने क्या, कैनाल रे या कैथोड रे रख दिया। अब फिर एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ क्या होगा, तो उन्होंने बोला होगा पक्का एटम के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसीलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। हाँ, सॉरी फिर से बोलो। हाँ, वो तो हर चीज, मैटर जितने भी उसके अंदर एटम होते ही, तो गैस भी तो एक मैटर है। मैं हाई डिटेल नहीं करने के मूड में, रिवीजन मोड में हूँ, ठीक है। आप तुम्हें बता रहे हो कब से, 19 से, तो टाइम नहीं है। फिर भी आप पूछिए, ये नहीं कह रहा नहीं पूछा, टेस्ट में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने खोजा अभी, उसका तो कुछ मास वास तो होगा भाई, ठीक है, तो उसका मास अबाउट 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। जो भी हाइड्रोजन एटम का मास होता है उसको इतने टाइम्स आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए या इससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एटम वही होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब तक तो सब पढ़ चुके हो, तो तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं, ये याद करना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻28 ग्राम होता है, ये पक्का याद कर लीजिए, टेस्ट में आएगा, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। दूसरा, चार्ज क्या होता है इसका, चार्ज, तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, या रिलेटिव चार्ज टेस्ट में आ गया। चार्ज दो टाइप से पूछे जा सकते हैं, सिर्फ चार्ज पूछे तो ये लिखिएगा, रिलेटिव चार्ज पूछे तो माइनस लगाइएगा, -1, ये रिलेटिव चार्ज। तो भाई जो जो मैं इसमें बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में आते हैं। आगे बढ़े, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, उनकी ये प्रॉपर्टी उन्होंने हमको बताई। इससे पहले एटम को क्या माना जाता था, इनडिविजिबल माना जाता था। इससे पहले याद है डाल्टन, ये कौन थे, जे थॉमसन थे, और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कौन थे, पूरा नाम क्या था डाल्टन का, मुझे तो डाल्टन ही याद आ रहा है, ठीक है तो जॉन डाल्टन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैटर को अगर छोटे छोटे टुकड़े करते जाए तो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा और एटम मिलेगा, एटम को डिविजिबल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे अभी अभी देखो क्या बता दिया इन्होंने, जे थॉमसन ने, नहीं भाई उसके अंदर एक और पार्टिकल होता है। तो ये छोटी मोटी खोज नहीं थी, जैसे ही नेगेटिव चार्ज की खोज हुई वैसे सब जुट गया किस चीज को ढूंढने के लिए, नेगेटिव है तो जरूर पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आ गया आपका प्रोटॉन की खोज, हाँ -1। अब जैसे ही अरे तो बताओगे नहीं, बच्चों को ऐसे चिपका दोगे या एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं उस चीज को प्रूफ नहीं करोगे, भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, रूल है, नेचर का रूल है। तभी तो एटम न्यूट्रल है, उसने ऊपर बोला ना एटम न्यूट्रल होता है, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन है तो पक्का क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, तो लोग लग गए ढूंढने के लिए, ठीक है। बोलो, सुन ही नहीं रहो, पीछे ध्यान दो, बातें नहीं। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अब तुरंत ढूंढा गया, इसके बाद क्या, प्रोटॉन। लेकिन इससे पहले जे थॉमसन बताते कुछ, उससे पहले ईजी गोल्डस्टन ने क्या कर दिया, उसकी खोज कर दी।
ठीक है। फिर अब मैंने आपको दिखाया भी था वीडियोस में, इस बुक में अगर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, चाहे एनसीईआरटी में पढ़ लो चाहे इसमें पढ़ लो, बहुत सारी बात गड़बड़ है, बस चिपका दिया है। जैसे कि अगर इसको ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर बोला इसमें इन्होंने भी वही किया, लो प्रेशर की गैस ली, ठीक है, हाई वोल्टेज से क्या किया, पास कराया, तो इनको फिर एक क्या रे देखने को मिली, ठीक है, तो उसका नाम एनोड रे रख दिया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, या जब मैं बच्चा था मेरा तो दिमाग घूम गया था, जब सब कुछ सेम किया तो अब एनोड कैसे मिल गई। तो याद होगा मैंने दिखाया था आपको एक वीडियो, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जिसमें ऐसे था और बीच में ऐसे एक प्लेट डाल दी गई थी जिसके अंदर छोटे छोटे क्या थे, छेद थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया गया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, समझ आया चाहे ना, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर से पास होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे थे याद करो, जब इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर रहे थे उससे टकरा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, बाहर निकल के चले जा रहे थे। तो जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया, एक एग्जांपल के लिए, तो अब जो एटम बचे होंगे, जो एटम बचे होंगे उसको सोचो, वो एटम अब नहीं तुम्हें लगता पॉजिटिवली चार्ज हो गए होंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज इससे होते हुए क्या, इस छेद से होते हुए इस तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। इसी को एनोड रे कहते हैं। ये बुक में नहीं है कहीं भी, तो टेंशन मत लो, मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब टेस्ट में कुछ नहीं आना है, ज्यादा घुसना नहीं। हाँ, कोई यूपी बोर्ड का तो नहीं है, यूपी बोर्ड में आ सकता है, ठीक। तो ये सब टेस्ट में नहीं आएगा, बस बताया कि ऐसे ही इन्होंने सेम ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत इनको एक रे मिली, और फिर बोला उन्होंने रे क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव जो बचे हुए रे है वो किस तरफ जा रही है, नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, वो किससे अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव से, इसलिए इसको एनोड रे कहा गया। अब उन्होंने उस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम प्रोटॉन रख दिया भाई, ठीक है, क्या क्या दिया, प्रोटॉन। अब इनके कैरेक्टर टेस्ट में आएंगे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, रिलेटिव मास पूछे, रिलेटिव मास तो 1 U डालिएगा। अगर ग्राम में पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखिए। रिलेटिव मतलब रिलेट करना, किसी से कंपेयर करके चेक करना, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह से कंपेयर करके किया जाता है। फिर उसके बाद चार्ज क्या लोगे भाई, तो उतना ही चार्ज होता है जितना उसका था इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज फिर से वही +1। तो ये इंपॉर्टेंट है जो रेड रेड लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको तैयार रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक। तो मैंने बस मोटा मोटा बताया, मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट अगर देखना है कैसे हुआ तो फिर कभी बता दूंगा। मैं फाइनल की तैयारी करा रहा हूँ आपको, तो उसमें मैं ज्यादा घुस के, क्योंकि अब 19 बता रहे हो, मुश्किल से कितने दिन हुए, 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए उसी हिसाब से करना पड़ेगा अपने। अब कोई 9 बता रहा तब तो और ज्यादा, 15 दिन भी, कितने दिन बचे, हाँ, तो फिर इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी करेगा। अब कमाल की बात, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज लिए गए, ठीक। तो अब क्या हो गया, सारे सेंटर रिलैक्स हो गया, ठीक है, क्या रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब एक नेगेटिव चीज भी ढूंढी जा चुकी, पॉजिटिव चीज भी ढूंढी जा चुकी, वो +1 था, ये -1 था, यानी एटम न्यूट्रल हो गया, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन भी, तो सबको लगा अब ये क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन इसमें एक और पार्टिकल छुपा हुआ था, न्यूट्रॉन, जो कि बहुत बाद में ढूंढा गया, ठीक है, तो कब ढूंढा गया, ठीक है, जब याद करो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें कार्बन 12 एटम को हमने क्या, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग, कि किसी भी एटम का मास कैसे निकाला जाता है। तो जब हमने इसका मास निकाला तो इसमें एक चीज देखी हमने कि वो डबल आ रहा था। क्या आ रहा था, डबल, मेरा कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कार्बन का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बुक में कार्बन का लिया तो कार्बन की बात करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर अब तक तो याद हो गया होगा, 6 होता है, मास होता है 12U, ठीक है, मैंने बोला कि क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये, पर इसका मास जब निकालते हो तो वो कितना होता है, 12U होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 6, प्रोटॉन कितने होंगे, ठीक है, वो भी 6, चार्ज कितना होगा, ये -6, और ये किसका चार्ज क्या होगा, +6।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू किससे, मास ऑफ, ठीक है, किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, अभी पीछे डाटा दिखाऊंगा फिर से मैं आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होता है एज कंपेयर टू किससे, ठीक है, प्रोटॉन से। ठीक, अभी डाटा देखना, डाटा भी मैंने बोला था ना नोट करना, तो अगर किसी नोट किया तो उस पर ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है। तो जैसे मैं अपना मास निकालूं या वेट, आप जो कहना कह लो, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं ये पेपर का टुकड़ा ले लेता हूं, मेरा वेट है आज ही नापा था 95 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब मैं इस पेपर को लेके दोबारा अपना वेट नापता हूँ, या भाषा में बोले हम लोग मास नापता हूँ, तो क्या कोई फर्क आएगा इसके होने ना होने से? नहीं आएगा ना। ये तो कुछ भी नहीं है, हटा भी दूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, रख भी लूं तो भी कुछ, बिल्कुल वैसे ही मेरा वेट आप समझिए मास ऑफ क्या है, प्रोटॉन। अब मेरे हाथ में जो ये वेट आप समझ रहे हो वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब भी हम मास निकालते हैं, इसको गिनो चाहे ना गिनो एक ही बात, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जब हम उसका मास कैलकुलेट कर रहे थे तो कुछ कमाल की बात निकल के आई। क्या निकल के आई? मान लो ये लड़का है, मैं ही हूं, मान लो, पैंट पहना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरा वेट मैंने क्या बताया तुमको, 95 केजी है। तो मान लेते हैं एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, जिसको वेट नापना है उस रूम के अंदर जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है, जिसपे मेरा वेट दिखेगा आपको। मैं इस रूम में जाता हूँ और तुम सबको पता है कि मेरा वेट कितना है, 95 केजी है, आपको अप्रोक्स देख के मेरे को लग भी रहा होगा, ठीक है। पर मैं इसके अंदर गया तो यहाँ 95 केजी की जगह जस्ट इसका डबल, ठीक है, 95 का डबल कितना होता है, 190, ठीक है, 190 ना, इतना निकल के आ रहा है। तो इसका क्या मतलब निकल के आया, या तो मशीन खराब है, ठीक है, या तो मेरे जैसा कोई बंदा छुपा हुआ है इस रूम में पहले से, यही मतलब है। तो अब चलो, पहले तो शक होगा कि मशीन खराब है, फिर मैंने इनको भेज दिया, तुम्हारा वेट कितना है भाई, हाँ 60, फिर डिस्प्ले हो रहा है कितना, 120, तुम्हारा कितना, 30-20 होगा, तुमसे ज्यादा तो भाई मेरा कुत्ता तुमसे ज्यादा, 33 केजी को, बहुत अंडर वेट हो भाई। टफी का वेट होगा कम से कम 35, 38, 32 है। अभी रुको, अभी वेट मशीन लाता हूँ अभी नापने, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया मजाक। तो 33 अगर ये अंदर जाते हैं और ये बार बार दिखा रहा है, ठीक है, कितना दिखा दिया, 66। अब तो मशीन खराब नहीं है ना, मतलब बार बार हमने क्या किया, चेक किया, वो क्या कर रहा है, डबल दिखा रहा है। तो इसी से बिल्कुल अभी जो मैंने क्या बताया आपको, ऐसे ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, इसकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई, इसकी अक्ल लगाएगी, ठीक है। हमने देखा कि इसका मास क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट क्या नाम बताया था, किसने खोजा था, गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने पाया कि हर बार डबल हो जाता है, तो जरूर एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका तो कोई मास ही नहीं है एक तरीके से। प्रोटॉन का मास जस्ट डबल आ रहा है, तो जरूर प्रोटॉन जैसा ही मास वाला, ठीक है, पक्का एक और कोई छुपा हुआ है, ठीक है, एक पार्टिकल। उस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या रख दिया नाम, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसका कोई चार्ज नहीं, तो समझ गया, इसका कोई चार्ज नहीं, पर उसका मास है। इसीलिए अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाते थे हम लोग, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर जिसने ध्यान दिया होगा, शुरू से पढ़ रहा है मेरे से, तो ये चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, एक रुई के बराबर समझ लो। रुई भी मैंने बहुत बोल दिया, मेरे कंपेयर में रुई समझ लो, पेपर समझ लो। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? जो पहली बार पढ़ रहे हैं बोल देना। तो वही अंग्रेजी यहाँ पे लिखी, आप पढ़ के देख लीजिए, वही लिखा हुआ। After discovery of proton electron, it was noticed that all the mass of atom cannot be accounted with the basis only the proton. तो देखा सिर्फ प्रोटॉन के बेसिस पे मास नहीं निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, बट कार्बन 12 एटम 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि इसको इग्नोर कर दिया जाता है। देखो यहाँ रीड करके देखिए, सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड बी 16 U, होना चाहिए, होना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली इतना नहीं होता है। कितना होता है, 12 U होता है।
तो ये बताओ हाउ डू एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया 6 यूनिट। तो बोला सॉल्व डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, किसने की? जेम्स कैडविक, गोल्डस्टीन ने नहीं की, ठीक है, किसने की? ठीक है, जेम्स चैडविक ने, या कैडविक, जो पढ़ना पड़ो, 1932। तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूट्रॉन रखा। तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस ऑफ एटम में पाया जाता है। अब इसने पहले ही बोल दिया बुक में, अभी तो न्यूक्लियस की भी खोज नहीं हुई, मतलब अभी तक जितना पढ़ा है इसने बोल दिया न्यूक्लियस, वो तो हमें पता है, अभी न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई है, ठीक है। एटम ऑल द एलिमेंट कंटेन न्यूट्रॉन एक्सेप्ट द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, एक आ सकता है एमसीक्यू या असर्शन रीजन में, हाइड्रोजन को छोड़ के सबके पास न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा लौता लड़का है जिसके अंदर क्या नहीं होता है? कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, नेचर, नेचर में 3 टाइप के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है, नेचर में 3 टाइप के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, बताया था मैंने, एक डाइट्रियम था, प्रोटियम था, टाइट्रियम था, याद करो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। उसमें से जो आपका पहला वाला था, ठीक है, उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन। क्यों का जवाब तो नेचर से पूछो, भगवान से पूछो, उसका क्यों का जवाब साइंस के पास नहीं, ठीक है, बाकी सबके पास है, ठीक है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो देख लिया ना, वही है, मैंने इसलिए रीड कर दिया ताकि तुम्हें लगे जो मैंने बोला वही सेम चीज है, इसलिए रीड करके दे। ये भी टेस्ट में नहीं आएगा, पता नहीं कि पागल की तरह इसको कोई याद वाद करने लग जाए तो मत याद करिएगा, ये सब टेस्ट में नहीं आता। गधा मजदूरी नहीं करने के लेके इसको ऐसे रटने लग जाओ झूल झूल के, ये सब टेस्ट में नहीं आता, ठीक है। हाँ, इनके कैरेक्टर्स पे जरूर ध्यान दीजिए। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? 1U इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही था, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, उसके बराबर है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रल। अब ये फिर एक्सप्लेन हो गया है, देखो, मास ऑफ 6 प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से मिस्ट्री जेम्स चैडविक ने सॉल्व करके दिखाई। तो मुबारक हो, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी देख ली। फिर इसमें से फिर बोलो, इतना बोलने के बाद आना इसमें से 1 या 2 मार्क्स का, जो मैंने इतनी तेज बोला, सब कुछ समझाया आपको, ठीक है। तो उसमें से आएगा भाई कि उसका मास क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, बस इसमें से फाइनल में कुछ है नहीं खास। आप ये टेबल, बस जितना मैंने बोला इतनी देर में, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट, और ये डायरेक्ट बोलता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है आपको। तो 22 मिनट से बोल रहा हूँ लगातार, तो बस इतना टेबल आपको याद करना, और नाम जाहिर सी बात है किसने खोजा, ठीक है, डिस्कवरी किसने की, और मत पागल की तरह पढ़ने वढ़ने मत लग जाना, ठीक। अब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोजा गया, अब लोग लग गए उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि एटम दिखता कैसा होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो अलग अलग लोग इसमें लग गए। तो सबसे पहले किसने डिस्कवरी तो नहीं बोलेंगे, मॉडल रिप्रेजेंट किया, जाहिर सी बात जे थॉमसन ही करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने जे थॉमसन का जो मॉडल है, इसको पाम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या वाटरमेलन के तरीके से भी माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, कैसे रिप्रेजेंट किया? तो इन्होंने बोला कि पूरा एटम जो होता है वो स्पेयर शेप में होता है, और स्पेयर पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर कहीं 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 पे लाइक ए वाटरमेलन सीड, ठीक है, जिस तरीके से वाटरमेलन के सीड कहीं कहीं पाए जाते हैं, वैसे वैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा ये वाटरमेलन आपका पॉजिटिव बोल दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें तो न्यूट्रॉन का कहीं जिक्र ही नहीं। दूसरी बात, स्टेबिलिटी नहीं बताई इसमें, ठीक है, तो ये मेजर ड्रॉबैक अभी आगे मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब पहला इन्होंने दिया लेकिन गलत है, ठीक है, याद रखिए। तो क्या ड्रॉबैक थे इसके, उससे पहले, ड्रॉबैक तो बाद में आएंगे। तो लोगों ने ये रिप्रेजेंट, पहले तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, जैसे मान लो मैंने कोई बात बोली तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जैसे इन्होंने ये बात बोली, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए रदरफोर्ड आते हैं, उसको चेक करते हैं, उनको नहीं पता था वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये पक्का आएगा ज्यादा मार्क्स में, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से 100% आना है, 100%, वो भी
थोड़ा ज्यादा मार्क्स का। ज्यादा का मेरा मतलब है तुम सीबीएसई वालों में ज्यादा लिखने के लिए नहीं आता, 2-2 लाइन 3-3 लाइन इनफ होती है। इतना बड़ा पैराग्राफ कभी नहीं आएगा लिखने के लिए ज्यादा। क्या आएगा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ी देर में नहीं, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। तो रदरफोर्ड ने क्या किया सबसे पहले चेक करने के लिए, ठीक, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली अगर टेस्ट में आ जाए? क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल हो सकता है, जिसको पीट पीट के बहुत पतली थिन सीट बनाई जा सकती है। तो अगर टेस्ट में आ जाए कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया, तो बोल देना सबसे ज्यादा मेलेबल होने वाला, ठीक है, मेटल यही होता है। हाँ, एल्युमिनियम फॉइल से भी ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि अगर ये क्या है गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड फॉइल में तो एटम तो पक्का होंगे भाई, क्योंकि हर एक मैटर में एटम तो होते ही है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल इसमें से पास कराऊंगा, कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? पॉजिटिव। और याद करो उन्होंने बताया था कि पूरा का पूरा स्पेयर जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्टेशन? रिपल करेगा। तो ये ऐसे मुड़ जाना चाहिए, एक भी इधर से क्या नहीं होने चाहिए? पास नहीं होने चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर देना चाहिए। पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ उनके साथ। क्या? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, बहुत कम ही थे ऐसे जो डिफ्लेक्ट हुए, सीधा सीधा निकल गए। तो उनकी बुद्धि चकरा गई, ठीक है, कि ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि उन्होंने जो बताया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता तो कभी भी अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो ही नहीं सकता था। पर बहुत सारे क्या हो गए? अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल गए, बहुत ही कम थे जो डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, कुछ कहना है? इससे एक नई खोज होगी। क्या? उन्होंने क्या बोला फिर अपनी ऑब्जर्वेशन से? क्या बोला इस एक्सपेरिमेंट के बाद? बोला उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि पूरा स्पेयर क्या है पॉजिटिव है। गलत बोल रहे हैं कौन? जे थॉमसन। उन्होंने बोला एक्चुअल में पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ पे है? कहीं बीच में। कहाँ पे है? कहीं पे बीच में। और इलेक्ट्रॉन कहीं पे इधर उधर उसके चक्कर लगा रहे हैं। और इस जो बीच का नाम इन्होंने क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। न्यूक्लियस की स्पेलिंग आती हो लिख लेना, ठीक है, न्यूक्लियस। उन्होंने उस बीच के पार्टिकल को क्या बोला? कि न्यूक्लियस है। उनका कहना है कि बीच में कहीं पे क्या होता है? सेंटर में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। तो सेंटर का नाम न्यूक्लियस रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से एक चौथी चीज आप कह सकते हो, पार्टिकल तो नहीं है पर एक जगह है। तो उन्होंने एक जगह खोज डाली जिसको क्या कहा है? न्यूक्लियस। आपके बुक में अभी दिखाता हूं, उसमें बोला कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा उन्होंने बताया? कि एक फुटबॉल ग्राउंड में मटर का दाना रख दो, उतना छोटा एक पी रख दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से किसकी खोज हो गई? किसकी खोज हो गई? हाँ, न्यूक्लियस की। अब फिर इन्होंने अपना मॉडल क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। इन्होंने बोला एक्चुअल में मॉडल ऐसा नहीं ऐसा है। तो आप फिर वही 9th में बेवकूफ बनाते हैं। इनके एक नहीं दो मॉडल है, आगे चल के पढ़ोगे दो मॉडल। पहले मॉडल में बता दिया उन्होंने कि बीच में सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और जैसे ही चैडविक ने, ठीक है, क्या खोज दिया? न्यूट्रॉन खोज दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बीच में न्यूट्रॉन भी होता है, इस तरीके से, ठीक, कोई दिक्कत? पहले उन्होंने क्या बोला था? ये जो मैंने, कौन सा कलर है ये? पीला या क्या पढ़ते हैं? जुगनू कलर क्या है जो भी, तो ये मैंने बाद में लिखा, ठीक है। तो पहले ऐसे उन्होंने मॉडल यही बनाया कि बीच में प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और बाद में जैसे चैडविक ने बोला नहीं नहीं, एक न्यूट्रॉन नाम की भी चीज है, तो उन्होंने बोला वो भी बीच में ही होगा। तो ये जो मैं अभी बनाया मैंने, इसको रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। अब ये भी गलत किसने बताया भाई? कौन आएंगे? नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर बोलेंगे ये भी गलत है आपका मॉडल। आप अपने कोर्स में नहीं क्या चेंज किया क्या, ठीक है, हम अपने कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये रहा, तो देख लीजिए डायग्राम, ऐसे निकल गए बहुत सारे, क्या हो गया? बहुत कम ही डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो उन्होंने अपना सारा नॉलेज इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीजें बताई कि न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस बहुत ही डेंस और हार्ड होता है,
न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम, ठीक है। याद रखिएगा कितना छोटा, यहाँ पे लिखा हुआ आप खुद पढ़ के देखिए। न्यूक्लियस एंड एटम एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू size of atom whole. The relative size of nucleus atom roughly same as that p in the middle of, दिख रहा है ना सबको, p in the middle of large stadium, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला, आप खुद देख लो, एक फुटबॉल ग्राउंड में एक मटर का दाना दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ये सारी बात। हाँ एक चीज और एमसीक्यू में फेमस है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो ये भी टेस्ट में कई बार देखा है मैंने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन, वही याद रखिएगा, सेंटर को ही कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। हाँ समझ गया ना। फिर रदरफोर्ड ने अपना एटम बताया भाई कैसा होता है, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है, ये सारी बात यही है। देख सकते हैं रदरफोर्ड, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं का नाम। उन्होंने बोला ऐसे चक्कर लगाते हैं, बीच में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और बाद में देखो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बातें यहाँ पे बता दी। हालांकि हाइड्रोजन के बारे में बताया, और हाइड्रोजन में क्या नहीं दिखाया जाता है, क्या नहीं दिखाया जाता, नहीं मेरा मतलब है होता ही नहीं है, क्या न्यूट्रॉन नहीं होता। और यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन है तो इसलिए दिखाया है इसने। अब मेजर ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड के, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलना, ये आने के बहुत ज्यादा चांस है। मैं इसका जवाब 4 बार दे चुका हूँ। नेचुरल तरीके से देखा गया, उसको नहीं पाया। और हाइड्रोजन का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 फॉर्म होते हैं, 3 आइसोटॉप होते हैं, पहले वाले में नहीं होता, बाकी 2 में होता है, ठीक है। प्रोटियम, डाइट्रियम, ट्राइट्रियम। प्रोटियम में नहीं होता है, बाकी 2 में होता है। और इसका आंसर नेचर के पास होगा, हमारे पास नहीं, या मैंने नहीं पढ़ा है, यही कह सकते। तुमने तो नहीं पढ़ा 12th वालों ने ऐसा कुछ कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, कुछ पढ़ा कभी अपने सिलेबस में? रहने दो, ये तो इन लोगों को ये भी नहीं पता, ठीक है, रहने दो। तो ऐसा भी 12 तक तो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसका आंसर भी नहीं। आगे बढ़े, ड्रॉबैक क्या है रदर? हाँ अरे नेचर का, कि नेचर में तुम वही बोलोगे आसमान का, ये कुछ भी बोल सकते हो, नेचर है, नेचर का पार्ट है, क्यों नहीं होता, नहीं देता भी नेचर उसको स्टेबिलिटी के लिए। आंसर तो अब ये लोग समझेंगे, स्टेबिलिटी बोल दूंगा, सबसे अच्छी स्टेबिलिटी देता है, हमारे कोर्स में कहीं भी नहीं है इसके। और आप ढूंढिए, मुझे भी बताइए, हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो, ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। यही होमवर्क क्या, सब ढूंढ के लाओ, रिसर्च करो, मुझे भी बताओ कि भाई हाइड्रोजन के पास क्या था, न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, ढूंढिएगा, मुझे भी बताइएगा, मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए बता। आगे बढ़े। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, नील्स बोर ने बोला आपका एक ड्रॉबैक क्या है। हमने देखा है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो हमेशा एनर्जी रेडिएट करती है। एनर्जी क्या होती है, रेडिएट करती है, एनर्जी लूज करती है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फिक्स पाथ पे क्या करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो एनर्जी लूज करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, करते 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 वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घुस जाएगा, प्रोटॉन में घुस जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में घुस गया तो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या बोलते हैं, आपने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है, बीच में क्या है, प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर चक्कर लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इनबिल्ड हो जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर। तो ये सब फिर बोल रहा हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस ये बताना, इसका ड्रॉबैक पूछेंगे तो ये बता देना, ये बताना आपको, एक्सप्लेन नहीं किया स्टेबिलिटी, ठीक है। रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा क्यों इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों घूमते रहते हैं, घूमते 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 वो तो एनर्जी रेडिएट करके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर इनबिल्ड हो जाएगा। तो आप कह रहे हो उसके चक्कर लगाते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्लैक वाला पार्ट आपको याद रखना है, क्या, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दैट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं बताता, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का इन्होंने, इन लोगों ने पढ़ा हुआ है
कि जब भी कोई चीज एक्सेलरेट करती है, गोल गोल घूमती है, तो एनर्जी लूज करती है, लूज करके वो उसके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी। तो ये भी नहीं आपको ध्यान देना, ये वाला बात ध्यान देना, ठीक है। तो नील्स बोर ने फिर खुद समझाया कि आपका मॉडल क्यों सही है, मैं बताता हूँ, मतलब उनके खुद से सवाल करके खुद ही उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने बोला देखो कुछ नहीं, उसमें मॉडल में कोई चेंज नहीं किया, बस उसको एक्सप्लेन किया। बस उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऐसे सर्कुलर घूमते रहते, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है। नील्स बोर ने बोला कि एक सर्टेन ऑर्बिट होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते रहेंगे तो कभी भी एनर्जी क्या नहीं करेंगे, लूज नहीं करेंगे। तो याद होगा उन ऑर्बिट का नाम मैंने बताया था KLMN, ठीक है। ये ऑर्बिट बताया मैंने, मतलब रदरफोर्ड ने बताया कि उन्होंने बताया कि पहला ऑर्बिट का नाम है, शेल का नाम है K, फिर L, फिर M, फिर N। तो अगर डेफिनेट ऑर्बिट में वो क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो एनर्जी लूज नहीं करेगा और वो स्टेबल बना रहेगा। तो उन्होंने ये चीज बताई। देखो ये देखो, ये देखो ये वाली बात। एटम मेड ऑफ 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लोकेट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसको एनर्जी लेवल कहा गया, या शेल भी कह सकते हो। तो हर एक एनर्जी लेवल को इन्होंने किस नंबर, या तो 1 2 3 4 5 6 लिखी है, या तो KLMNOP ये क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो आप। तो लिमिटेड, देयर इज अ लिमिट इन द नंबर इलेक्ट्रॉन विच एनर्जी और लेवल कैन बी होल्ड। हर एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एक लिमिट है, उन्होंने बोला है उसकी एक लिमिट है। तो उसका फॉर्मूला बताया था उन्होंने, 2n²। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ईच एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहे तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, उन्होंने ये बताया, ठीक है। तो वो ये देखो, ये उन्होंने इस तरीके से समझाया है। ये न्यूक्लियस है, K वाला है, इसका नंबर 1, L सेल नंबर क्या है 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, आप ध्यान देना, 2n² वाला। अगर इनको चाहिए कि पहले वाले यानी K में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम उससे कम आ सकते हैं, मैक्सिमम नहीं, ठीक है। जैसे पहले वाले का K में निकालना चाहती हैं, तो K का नंबर क्या है 1, तो 1 डालना है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 2। यानी ये K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकती है। मैंने एक वर्ड यूज किया मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी आ सकता है, कहीं लड़ने मत लग जाना कि आपने तो 2 कहा था, ठीक है। अब किसी जैसे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब उसमें 2 थोड़ा ना भर दोगे, तो उसके K वाले में कितना होगा 1, ठीक है। फिर अगर तुम्हें दूसरे L में ढूंढना है, तो L का नंबर क्या होता है 2, तो तुम इसमें 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 8। यानी तुम L में मैक्सिमम 8 फिलअप कर सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है जितना हो जाए। फिर ये M को चेक करना चाहती हैं, तो 3 का स्क्वायर 18, तो ये L में M में सॉरी मैक्सिमम कितना भर सकती हैं 18, ठीक है। तो इस पे भी बेस्ड पक्का एक क्वेश्चन आएगा, भले 1 मार्क्स का है, 1 ही मार्क्स का है, पर फाइनल में पक्का क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक। इतने में कोई दिक्कत है किसी को? मैं फास्ट करा रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूँ, उसको दिक्कत हो बोल देना। अब आते हैं एटॉमिक नंबर, 2 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद बता, ठीक है। ब्रेक खत्म। देखिए अब आता है एटॉमिक नंबर निकालना। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन गिन लीजिए आप। खत्म, ब्रेक होगी बात है ना। एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन पता होना चाहिए। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, अगर आप CBSE में हो तो, ठीक है। ये रहा, ICSE में थोड़ा चेंज कर दो, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कब, इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, तो सुन ही नहीं रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं डायरेक्ट इसको नहीं बोलूंगा कि आप एटॉमिक नंबर निकालना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ले लीजिए, वो डिपेंड करता है। अगर वो न्यूट्रल एटम है
अगर न्यूट्रल एटम है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही अगर प्रोटॉन है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनको पता हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, वही उसका एटॉमिक नंबर हो। पर अगर वो क्या होगा, न्यूट्रल नहीं है, आयंस है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तब ये वाला काम नहीं करता कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब भी तुमसे कोई एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कहे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही गिनिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। वही लिखा हुआ है। अगर न्यूट्रल एटम है, ध्यान से देखो, न्यूट्रल एटम वर्ड यूज किया, तो आप इलेक्ट्रॉन वाला भी ले सकती हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तब काम कर जाता है ये, ठीक है। बट आयंस वगैरह हो तो उसमें नहीं काम करता है, देखो नॉट इन आयंस धमकी दी हुई, अभी एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए नहीं। फिर आता है मास नंबर। मास नंबर कैसे निकाला जाता है? मास नंबर को पहले ए से डिनोट किया जाता है, और मास नंबर तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मास नंबर निकालने का है तरीका, सेंटर में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ देना तो तुम्हारा मास नंबर पता चलेगा। मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर न्यूट्रॉन। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन हो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं, याद रखिएगा। पर हाँ, अगर वो एक न्यूट्रल एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है किसके इक्वल हो, ऐसा कोई रूल नहीं, ठीक है, याद रखें, न्यूट्रॉन कम ज्यादा भी हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, मास नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला। अब हाँ, पहले ये देखो सिंबल, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए ऐसे एक कार्बन लिखा हुआ है और उसकी खोपड़ी पे ऐसे लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली जो चीज होती है वो एक्चुअल में मास नंबर होती है, और नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। हाँ, हमारे सीबीएसई में इसी तरफ लिखा जाता है। हाँ, इसी मैंने देखा है, इधर पे लिखा हुआ दिख जाता, तो ऐसे लिख जाए तो हाँ, हाँ बात सेम है, कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब जैसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, पढ़ क्या हो गए तो नहीं, अभी थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सब वही तो बता ही दिया मैंने, 2n² वाला फॉर्मूला, देख ही नहीं रहो पीछे, ये सब अभी डिस्कस कर लिया मैंने। के में आपके 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, एन में 32 आ सकते हैं, याद रखिए। तो ये सारे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, पढ़ के जब आओगे तब, अभी जाने के लिए नहीं कहा मैंने, खुश मत हुई। उससे पहले तुम्हें ये सारे एटॉमिक नंबर कल तक याद होने चाहिए, 20 तक, हाँ 20 तक एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है, सुन लिया। अगर ये याद नहीं होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना पाओगे, इसकी प्रैक्टिस कल की क्लास में करनी है अपने को। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लगा सकते हो। अब एक टॉपिक बढ़ता है, बचा है आपका वैलेंस और वैलेंसी, तो इसको कल ही बताऊंगा तो ठीक रहेगा। तुम जाओ, इतना काफी है, ये भी पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर दिमाग में घुस रहा है तो वैलेंस और वैलेंसी भी पढ़ा देता हूँ, चलो रहने देता हूँ। तो इतना मतलब बस यही टॉपिक बचा हुआ है, फिर उसके बाद आइसोटॉप आइसोबार बचा है, बस खत्म, कल खत्म हो जाएगा।